काव्य बोध की अपेक्षा भाषा बोध थोड़ा कठिन है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना बच्चों। हमारा लक्ष्य 95 प्लस नंबर लेके आना है। आपको जो बताया है वो अच्छे से करें। अविदा और लक्षणा शब्द शक्ति दोनों ही एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। इस बार व्यंजना के आने की पूरी संभावना है। अब ज्यादा भटकने का समय नहीं है, सब कुछ यही याद करा दूंगा, बस मेरे साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार मेरे हिंदी मित्रों, अरिविहान के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो जो हमने 5 वीडियो का आपसे वायदा किया था कि 5 वीडियो में पूरी हिंदी हम आपको कवर कराने वाले हैं, उसी क्रम में आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि दूसरे लेक्चर पर हमारी बात होगी, जिसमें हम भाषा बोध पर बात करेंगे। पहले पर आपको पता है हम काव्य बोध की बात पूरी कर चुके हैं, जहां हमने आपको बताया था कि काव्य बोध पूरा 9 नंबर का आता है और कितने नंबर के कितने प्रश्न आते हैं वो हमारी बात पूरी हो चुकी है। अब हमारी जो बात होगी वो किसकी होगी? भाषा बोध की होगी। भाषा बोध में टोटल कितने नंबर के प्रश्न आते हैं? 19 नंबर के आप कहेंगे। उसके बाद 1 नंबर का कितने प्रश्न आते हैं? 1 नंबर के यहां टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद 2 नंबर के टोटल 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 4 नंबर के होते हैं, और 1 प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे टोटल 12 नंबर हमारे एग्जाम में एक बहुत बड़ा वेटेज है भाषा बोध का। और भाषा बोध को मैं थोड़ा सा कठिन इसलिए मानूंगा क्योंकि ये ट्रिकी सब्जेक्ट है। यहां आपको शब्द, वाक्य, बाकी की जो और चीजें हैं वो समझनी पड़ती हैं। तो मैं आपसे केवल इतना ही अनुरोध करूंगा, आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। ज्यादा बातचीत न करते हुए, आपके एक एक क्षण को कीमती मानते हुए, हमें भी पता है सर कि एग्जाम का टाइम है, आपको पता है कि एक एक आपके लिए बिल्कुल टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि एग्जाम में जितना समय बचा लिया जाए उतना ही कम होता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? भाषा बोध, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द कि शब्द क्या होते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय, तकनीकी एवं निपात शब्दों पर हमारी बात होगी। फिर शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, अविदा क्या होता है, लक्षणा क्या होता है, व्यंजना क्या होता है, अविदा लक्षणा व्यंजना को यही क्यों कहा जाता है, उस पर हमारी और आपकी चर्चा होगी। फिर हम शब्द युग्म की बात करेंगे कि युग्म का अर्थ जोड़ा होता है, तो 2 शब्द साथ में क्यों लिखे जाते हैं उस पर बात होगी। फिर वाक्य परिचय एवं प्रकार पर बात होगी। वाक्य शुद्धिकरण, हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है वाक्य शुद्धिकरण और वाक्य परिवर्तन से 2 नंबर का। उठाकर देखिए पिछले साल के पेपर, हर साल 2022 से प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियों में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है। आपको सुनने में एक जैसे शब्द लगेंगे, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है हमें यह भी समझना है। उसके बाद भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन, हर साल 3 नंबर का एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। इसलिए यह भी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, तो जल्दी से जल्दी फटाफट हम प्रारंभ करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है शब्द परिभाषा। आप हिंदी में लगातार पढ़ते आए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है? वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। जैसे का, खा, गा, घा, या, ये सब क्या है? वर्ण है। स्वर और व्यंजन, आपने 2 प्रकार के वर्ण पढ़े होंगे। स्वर वे होते हैं जिन्हें बिना किसी अवरोध के पढ़ा जाए, व्यंजन जिन्हें स्वरों की सहायता से पढ़ा जाए। ये हिंदी में क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। लेकिन वर्ण से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्ण से जब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अभी हम बात करेंगे। और शब्द से जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उन्हें हम कहते हैं वाक्य। ये 3 प्रकार के हमारे हिंदी में ऐसे बांटा गया है। पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। इन तीनों की ही बात अभी होगी। वर्ण तो आप समझ गए। उसके बाद शब्द क्या होते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल। यहां पर कई वर्णों का मेल होता है। जैसे शब्द की बात करें हमने कहा राम,
तो यहां पर दो वर्णों के मिलने से एक शब्द बना राम, लेकिन इस राम का कोई भी अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई एक ऐसा शब्द ले लिया जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। आगे पढ़िए, शब्दों के वर्णों से बना स्वतंत्र, जो अपने आप में स्वतंत्र हो। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट है सार्थक, यानी कि जिसका कोई अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं, सार्थक। और व्यवस्थित समूह को क्रम से हो, राम लिखा है ऐसा नहीं कुछ भी उल्टा लिख दो उसे और कह दो ये शब्द है क्योंकि ये भी तो वर्ण है, नहीं। इसकी एक अलग परिभाषा ये होती है कि वर्णों के वह व्यवस्थित समूह जिनका कोई अर्थ निकले और क्या हो, व्यवस्थित रूप से हो, तब उन्हें हम शब्द की कैटेगरी में डालेंगे। मतलब कोई ना कोई सही अर्थ निकलना चाहिए। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे बोला या लिखा जाता है। लिखने में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द कहलाती है, और जिसका कोई विशिष्ट अर्थ होता है। बिना अर्थ के शब्द अनर्थ है, याद रखिएगा। शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना ही चाहिए। अभी जब हम पढ़ेंगे अशुद्धियों को तब देखेंगे कि कौन कौन से गलत शब्द हैं और वहां समझेंगे कि गलत शब्द के क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं। अब शब्द के प्रकार की बात करें, ये दोनों ही आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं और याद करने की कहूंगा कि हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछ लिए जाएं, क्योंकि शब्द की बात तो यहां हो ही रही है। अभी तक नहीं पूछा गया, मैं खुद कहता हूं अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकते हैं। और बिल्कुल एक सेकंड में याद करने वाली बात है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ऋण, यौगिक, योग ऋण। नाम याद मत रखिए, केवल प्रकार याद रख लीजिए कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना में देखिए 1 2 3 तीन वर्ण हैं रचना में, रा, चा, ना। रचना में 3 वर्ण हैं तो कितने प्रकार होंगे, ऐसे याद कर लीजिए, 3 प्रकार के। फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कहीं कहीं आपको 4 भी मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 5 प्रकार के ही सही माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ऐसे 5 प्रकार के शब्द रचना के आधार पर होते हैं। दोनों ही केवल आपको प्रकार याद रखने हैं, शब्दों को नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अब जो आपके सिलेबस में कुछ शब्द दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला क्या है, क्षेत्रीय शब्द। इंपोर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसमें, क्योंकि 2025 में पूछा गया है और हमारे एमपी बोर्ड की खासियत है बार बार प्रश्नों को रिपीट करना, बार बार रिपीट करता है एमपी बोर्ड। तो क्या है भैया, क्षेत्रीय शब्द के क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों को क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। मतलब कि कोई एक ऐसा क्षेत्र जो छोटा इलाका हो, छोटा एरिया हो, कस्बा हो, ऐसे क्षेत्रों में बोले जाने वाले, अपने जो घर से हमने उनकी शुरुआत की है, उन शब्दों को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय शब्द कहते हैं, जो बहुत छोटे क्षेत्र में बोले जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर जो शब्द आम जनमानस द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे लोटा आप अपने गांव में बोलते हैं, डिबिया, बुस्सट, है ना, अंगोछा, झोला, ये सब क्या है, ये सब क्षेत्रीय शब्द है। इसमें हिंदी के कोई भी डिक्शनरी में ये सब नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बोलते बोलते इतने प्रचलित हो गए कि आज हमारा पूरा गांव और हमारा क्षेत्र वही शब्दों को उपयोग कर रहा है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, क्षेत्रीय शब्द कहेंगे। जब आप कहीं क्षेत्र विशेष में जाते हैं, जैसे भिंड मुरैना की बात करें, वहां के अपने अलग क्षेत्रीय शब्द हैं। मालवा की बात करें, वहां के अपने अलग क्षेत्रीय शब्द हैं। भोपाल नर्मदापुरम की बात करें, वहां के अपने अलग क्षेत्रीय शब्द हैं। हर जगह के अपने अपने अलग क्षेत्रीय शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। तकनीकी शब्द, अब तकनीकी शब्द क्या होते हैं, तकनीकी वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष विषय प्रयोग किए जाते हैं, किसी विशेष विषय के लिए, याद रखिएगा, किसी विशेष विषय के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, तकनीकी शब्द कहेंगे, जिनका अर्थ सामान्य भाषा से भिन्न होता है, जो नॉर्मल भाषा होती है उससे भिन्न, क्योंकि विशेष सब्जेक्ट यानी विशेष विषय में इनका प्रयोग होता है। वैज्ञानिक रूप से भी या व्यावसायिक कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है और उपयोगी होते हैं, जैसे कंप्यूटर, उपग्रह, गुरुत्वाकर्षण, साहित्य, ये क्या है, सब अपने अपने विषय के हैं, अपने अपने विषय के शब्द हैं और उसी विषय के रूप में ही इन्हें बोला जाता है, विशेष क्षेत्र के रूप में बोला जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, तकनीकी शब्द कहते हैं। अब कुछ तकनीकी शब्द आपको देके रखे हैं, याद कर लीजिए, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाने वाला, इसलिए यहां पर आपको तकनीकी शब्द दिए हैं। अगर मैं एक एक तकनीकी शब्द आपको पढ़ाऊंगा
तो आप भी जानते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूं, बाद में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ तकनीकी शब्द दिए हैं जो एग्जाम में कब कब आए हैं वो भी हमने क्रम से उनको लिख दिया है। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन सूचना जो आपके लिए आवश्यक है और उपयोगी भी, मैं फिर कह रहा हूं बहुत से लोगों ने पढ़ लिया है, अब इतनी किताबों से पढ़ा है, अब उनको व्यवस्थित कैसे करें। अब कोई ऐसी जगह मिले या कोई ऐसा बुक मिले जहां से उन चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। उसके लिए हमारी अरविहान की टीम लेके आई है महा रिवीजन नोट्स। आप एप्लीकेशन खोलेंगे, सबसे ऊपर ही आपको महा रिवीजन नोट्स लिखा हुआ मिलेगा। वहां एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, जैसे ही उस महा रिवीजन नोट्स पे आप क्लिक करेंगे, उस फॉर्म को भरने के बाद जो भी आपकी स्ट्रीम्स है, जैसे बायो है, साइंस है, जो भी स्ट्रीम है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसको डालिए और अपना एड्रेस डालिए और पेमेंट कटने के साथ ही 5 से 7 दिनों में ये आपके घर भेज दिए जाएंगे। ठीक, कहां? आपके घर भेज दिए जाएंगे। तो बहुत ही उपयोगी है। मैं फिर कहता हूं एग्जाम का अंतिम समय है, ऐसी चीजों का उपयोग करें। तो आगे बढ़ते हैं निपात शब्दों में। अब निपात शब्द क्या होते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। साधारण बात क्या है? मैं घर जाऊंगा। साधारण बात क्या है? मैं घर जाऊंगा। अब इसमें अतिरिक्त बल देना है, जैसे मैं भी घर जाऊंगा। अभी मैंने कहा मैं घर जाऊंगा, साधारण बात हो गई, लेकिन अतिरिक्त बल देने के लिए कि मुझे भी घर जाना है तो मैं भी घर जाऊंगा, इसमें जो भी का प्रयोग किया गया है वही निपात शब्द होता है। ठीक, जैसे हां, भी, तक, मात्र, क्यों, ना, काश आदि निपात शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। साधारण बात, तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा। अब ठीक है रुक जाऊंगा, लेकिन तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रुकना ही पड़ेगा आज रात को। ये निपात हैं। तुमने तो हद कर दी, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। धन कमा लेने मात्र से ही जीवन सफल नहीं होता। ऐसे शब्द मतलब जो अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात शब्द कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं निपात शब्द कितने प्रकार के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। निपात शब्द 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वीकारात्मक निपात, नंबर 2 नकारात्मक निपात, नंबर 3 निषेधात्मक निपात, नंबर 4 आदरात्मक निपात, नंबर 5 तुलनात्मक निपात, नंबर 6 विस्मयार्थक निपात और नंबर 7 बलार्थक या परिसीमन निपात। एक बार पढ़ लीजिए, परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, केवल निपात शब्द कितने प्रकार के होते हैं यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और निपात शब्द की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो मैं आशा करता हूं दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ये इसलिए लिखाया क्योंकि आपको पता हो कौन कौन से प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 अपदानात्मक निपात होता है और 9वां आदर सूचक निपात। ऐसे 9 प्रकार के निपात हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से संभव 2.0 यानी 2.0 बैच। कौन सा 2.0? भाई अभी संभव बैच चल रहा था, बहुत से लड़कों के कॉल और मैसेजेस कमेंट तक आ रहे हैं, सर मैं गलती से संभव प्रथम जो पहला बैच है उसको ज्वाइन नहीं कर पाया हूं। तो बच्चों के बहुत आग्रह पर, बहुत कहने पर 40 दिनों के लिए एक और बैच लॉन्च किया गया है, जहां आपकी तैयारी केवल 40 दिनों में कंप्लीट करवा दी जाएगी। जिन लोगों ने तैयारी कर ली है उनके लिए रिवीजन बहुत ही आसान तरीके से यहां करवाया जा रहा है। बेहतरीन क्लासेस लग रही हैं, बेहतरीन टाइम से लग रही हैं। अगर आप घबरा रहे हैं, आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे कहता हूं कि एक बार बहुत कम किफायती दामों पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको फायदा देगा ही देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है हमारा शब्द युग्म। युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ होता है सर जोड़ा। मैं बोलते हैं ना कि नर युग्म या मादा युग्म, 2 युग्म जो आपस में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जोड़ा। तो वास्तव में जब 2 शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाएगा उन्हें हम क्या कहेंगे? शब्द युग्म कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन इसमें यह आवश्यक नहीं है कि दोनों शब्द एक जैसे ही हों। कैसे? देखिए, वह बार बार मुझे देख रही थी, इसमें तो बार बार जो हो गया वो शब्द युग्म का रूप काम कर रहा है। लेकिन आप कहेंगे सर बार बार एक जैसे, एक बार तो हो गया लेकिन हर बार नहीं।
संजय के पास पर्याप्त धन संपदा है। यहां भी युग्म है, क्यों? क्योंकि धन और संपदा को क्या है, युग्म के यानी जोड़े के रूप में प्रयोग किया गया है। साहिल को कुछ भी हानि लाभ नहीं, यहां भी शब्द युग्म होगा। और रमेश ने अपनी बची कुची जमीन बेच दी है। ये चारों क्या शब्द युग्म के ही उदाहरण हैं। फिर शब्द युग्म के प्रकार, तो शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। निपात की संख्या हमने देखी थी, निपात ना से शुरू हो रहा है। निपात कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। निपात ना निपात 9 प्रकार के। शब्द युग्म कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। याद करना है। फिर कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाता है, पूछ देंगे आपसे शब्द युग्म कितने प्रकार का होता है, तो आपको क्या करना है? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुनरुक्त शब्द युग्म, दूसरा सजाती या समवर्गीय शब्द युग्म, तीसरा समानार्थक शब्द युग्म, चौथा विपरीतार्थक शब्द युग्म, पांचवा सार्थक निरर्थक शब्द युग्म और छठवां निरर्थक शब्द युग्म। ठीक। पुनरुक्त शब्द युग्म मतलब जिसमें दोनों शब्द एक जैसे ही होंगे उसे क्या कहेंगे? पुनरुक्त शब्द युग्म। सजाती या समवर्गीय जिसमें दोनों शब्द एक ही जात के एक ही वर्ग के होंगे, जैसे पूजा का भी अर्थ वही होता है और पाठ का भी अर्थ वही होता है। पाठ माने ही पूजा करना होता है, पूजा तो पूजा होती ही है। दूध का अर्थ भी वही होता है, दही किससे? दूध से ही तो दही निकलता है। दोनों समझाती हैं। अब कौन सा है? समानार्थक, जो एक ही अर्थ देते हैं। काम का अर्थ भी काम करना होता है, काज भी काम का ही एक प्रकार है। सुबह तो सुबह को बोलते हैं, सवेरा भी सुबह को ही बोलते हैं। सखी और सहेली दोनों ही किसी लड़की को अपने मित्र को कहते हैं। तो ऐसे ही अब विपरीतार्थक उल्टे मतलब उल्टे होंगे, विपरीत होंगे। जैसे जीवन, जीवन का उल्टा क्या होता है? मरण। हानि का उल्टा क्या होता है? लाभ। छोटा का उल्टा क्या होता है? बड़ा। ऐसे ही विपरीतार्थ, एक इसमें सार्थक होगा, एक होगा निरर्थक। मतलब एक का अर्थ निकल रहा है, एक का अर्थ नहीं निकलता। जैसे सज धज, सजने का तो अर्थ है लेकिन धज का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है हिंदी का, क्योंकि हिंदी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं, लेकिन अपन युग्म के रूप में बोल देते हैं। कैसे चाय वाय, चाय तो ठीक है भैया पी जाती है, बाय क्या होता है? चाय वाय पिला दो बोलते हैं ना, तो बाय वो होगा, वो क्या होगा? निरर्थक शब्द होंगे। आर तो शब्द सही है कि आर किसी तरफ जाना, लेकिन पार कोई शब्द नहीं, पार आर है ना। तो ये भी ऐसे शब्द हैं जो अपने तरफ में पूछे जाते हैं, बोले जाते हैं। निरर्थक शब्द, इसमें दोनों का ही कोई अर्थ नहीं होगा। अनाप शनाप, ना अनाप का कोई अर्थ ना शनाप का कोई अर्थ। हट्टा कट्टा, इसमें भी कोई अर्थ नहीं है। और खुसरा खुसुर फुसुर, इसमें भी दोनों ही शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन बोले जा रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम कहते हैं शब्द युग्म, जो जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है शब्द शक्ति। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द द्वारा अपने अर्थ को व्यक्त करना। शक्ति मतलब पावर। अब शब्द को व्यक्त करने की जो शक्ति होगी उसे हम क्या कहेंगे? शब्द शक्ति कहेंगे। यानी कि व्यक्त करने की क्षमता। यानी कि कोई भी शब्द जिस तरह से अर्थ प्रकट कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, रट लो, याद नहीं, रटा होना चाहिए कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अविधा, लक्षणा और तीसरी कौन सी होती है? व्यंजना। तीनों को ही आपको पढ़ना है। पहली अविधा की बात करते हैं। बेवाक्य जिनका साधारण शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो, यानी कि इसमें अर्थ और उसका भावार्थ एक ही जैसा होना चाहिए। मैंने कहा राम जाता है, मैंने कहा राम जाता है, तो उसका अर्थ केवल वही होगा कि राम जा रहा है, कोई भी दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अविधा। एग्जाम्पल, हिंदी एक भाषा है, बैल बड़ा उपयोगी पशु है। मतलब जो कहा गया है उसका अर्थ भी क्या? बिल्कुल वही होगा। उसको हम क्या कहते हैं? अविधा शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। दूसरी क्या है? लक्षणा। वे वाक्य जिनका शाब्दिक अर्थ और भावार्थ कैसा होगा? भिन्न होगा। अविधा में एक जैसा होता है, व्यंजना में भिन्न होगा, उससे लक्षणा में कैसा होगा? उससे भिन्न होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? लक्षणा कहेंगे। जैसे रामू शेर है। अब मैंने आपसे कहा रामू शेर है, तो रामू भाई कोई जानवर नहीं है। सुनने में ऐसा लग रहा शेर तो एक जानवर है, तो मैंने क्या रामू को जानवर कह दिया? नहीं, मैंने कहा रामू शेर है। जिस तरीके से शेर निर्भीक होता है, शेर निडर होता है, शेर जंगल का राजा होता है, वही प्रवृत्ति रामू में है, वही विशेषताएं रामू में है। मैं भी कह रहा हूं रामू निडर है, रामू भी अपने घर का राजा है, रामू भी निर्भीक है, किसी से नहीं डरता। इसलिए इसमें जो कहा गया है उसका अर्थ कैसा निकलेगा? भिन्न निकलेगा। जैसे रमेश के कान नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि रमेश बिना कान का है, रमेश के कान नहीं है का अर्थ है कि रमेश
कम सुनता है। मैं कहता हूं रमेश तुम्हारे कान नहीं है क्या, इसका अर्थ कान से नहीं, इसका अर्थ है कि तुम कम क्यों सुनते हो, बार बार एक बार बुलाने से क्यों नहीं सुन लेते। तो यहां पर यह अर्थ होगा कि रमेश के कान नहीं है, जिसमें अर्थ और भावार्थ कैसा होगा, भिन्न होगा। 2023 में पूछा गया है। व्यंजना, अब व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, बेव्याक्य, जहां वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता पर अपना अलग अलग भिन्न अर्थ हो, इसे क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। जैसे मैंने 3 व्यक्तियों को सामने खड़ा किया, मैंने पिछले लेक्चर में भी वही एग्जांपल दिया था। 3 व्यक्तियों को सामने खड़ा किया, मैंने तीनों से कहा कि 12 बज गए हैं, मैंने तीनों से कहा 12 बज गए हैं। अब एक व्यक्ति 12 बजे क्या अपना जाके लंच करता है, खाना खाता है, तो उसके दिमाग में वो जाएगा हाँ यार 12 बज गए, मुझे खाना खाना चाहिए। दूसरा व्यक्ति, मैं उससे कहूंगा कि 12 बज गए हैं, वो सोचेगा हाँ 12 बज गए हैं, मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना है। तो उसके लिए 12 बजने का अर्थ क्या है कि अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना है। मैंने तीसरे से कहा 12 बज गए हैं, तो हिंदी में एक कहावत भी है, 12 बज गए हैं मतलब तुम्हारा सुख चैन सब उड़ गया है, आंखों की रातों की नींद उड़ गई है। ऐसे तो मैं उससे कह रहा हूं तुम्हारे तो 12 बज गए मतलब तुम्हारा सुख चैन सब कुछ उड़ गया, तुम्हारी रातों की नींद हो गई। तो उसने तीसरा अर्थ निकाल लिया। ऐसे ही सुनने वाला इसका अपना भिन्न अर्थ निकालता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। इससे उत्पन्न भाव को क्या कहा जाता है, व्यंग्यार्थ कहा जाता है। जैसे सुबह के 8 बज गए, सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाल लेंगे, किसी को स्कूल जाना होगा, किसी को कहीं जाना होगा, कोई कहीं काम करेगा, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है, ठीक। अब मुंबई का अर्थ ये नहीं है कि मुंबई जिस तरीके से मुंबई की वेशभूषा वो नहीं, मुंबई भी एक व्यापारिक शहर है, ऐसे इंदौर भी मध्य प्रदेश में एक व्यापारिक शहर है। सब अपने अपने तरीके से अर्थ निकालेंगे कि मुंबई में भी एक क्रिकेट का स्टेडियम है, इंदौर में भी क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक। तो सब ने उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकाले, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होते हैं, शाब्दी और अर्थी। जहां शब्द के हिसाब से व्यंजना हो और जहां अर्थ के हिसाब से व्यंजना शब्द शक्ति हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। अगर वास्तविकता में जो हमारे द्वारा समझाया जा रहा है, हमारे पूरे टीम के द्वारा मेहनत की जा रही है ईमानदारी से, तो बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि हम पूरा हिंदी आपको मुफ्त दे रहे हैं, वो भी बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक विश्वास के साथ। तो हमें बस आपसे केवल इतना चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो नहीं मिलेंगे। ये हिंदी का है, इसके बाद भी और कई बेहतरीन वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए मैं फिर चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद क्या करें, सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट भी करें। आप बताएं तो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। बहुत से बच्चे बताते ही नहीं है क्लास कैसी है, बस केवल देख लेंगे। कमेंट करें, लाइक करें, जिसमें हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हम भी मोटिवेशनल होते हैं और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो बस मुझे आपसे इतनी ही उम्मीद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, शब्द हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब वाक्य, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था शब्द क्या होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को सार्थक हो। अब वाक्य क्या होंगे, शब्दों के व्यवस्थित रूप को। मैंने 3 चीजें बताई थी, एक तो आपको बताया था वर्ण, दूसरा मैंने आपको बताया था शब्द, और तीसरा मैंने आपको बताया था क्या, वाक्य। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, वाक्य। अब मैंने शब्द की परिभाषा बताई थी, तो मैंने कहा था वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप को शब्द कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं वाक्य क्या होंगे, तो शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप को क्या कहेंगे, जिनका अर्थ कोई निकले, उन्हें हम कहेंगे वाक्य कहेंगे। अर्थात मानव के विचारों को प्रकट करने वाले शब्द समूह, यानी कि कई शब्द कैसे होंगे, समूह में होंगे। देखो कई शब्द ऐसे हैं जो समूह में मतलब एक साथ हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, वाक्य। फिर से मेरे साथ दोहराइए, शब्द क्या होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। खत्म, कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं है, यहीं पे याद होगा आपको। अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि हमने कहा कि हम अरविहान के विद्यार्थी हैं, तो इसका कोई अर्थ तो निकल रहा है ना कि हम अरविहान पर पढ़ते हैं, तो यह पूर्ण वाक्य है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। अब मैं उल्टा करके लिख दूं कि विद्यार्थी के अरविहान हम हैं, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं। इसलिए कहते हैं व्यवस्थित, मतलब क्रम से होने चाहिए। और सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। अब वाक्य, वो वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं,
वाक्य 3 प्रकार के किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, लिख लीजिए, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं और अर्थ के आधार पर, एक बार अर्थ भी देख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होंगे, 8 प्रकार के। अब आप कहेंगे सर याद नहीं रहते, फिर से वही, रचना में कितने शब्द हैं, रा, चा और ना, 3 शब्द हैं, तो 3 ही प्रकार के तो रहे हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब यहां देखिए अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, इसमें तो 8 शब्द है ही नहीं, लेकिन ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक बना के, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, अर्थ 8 ऐसे करके याद कर लीजिए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विधानवाचक, दूसरे निषेधवाचक, तीसरे प्रश्नवाचक, चौथा संदेहवाचक, पांचवा आज्ञावाचक, छठवां विस्मयादिबोधक, सातवां इच्छावाचक और 8वां संकेतवाचक। ऐसे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, पढ़ेंगे हम क्रम से क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब संरचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 2 बार पूछा गया है, 2023 में भी, 2024 में भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला टॉपिक के रचना के आधार पर वाक्य तीनों कितने प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सरल वाक्य, इसमें एक ही भाव होगा। कैसा, एक ही भाव को प्रकट करने वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। मतलब जो कहा गया है वो एक ही भाव में कहा जाएगा, इसमें क्रिया भी एक ही होगी और कर्ता भी एक ही होगा। ठीक है, उद्देश्य विधेय इसमें कैसे होते हैं, एक ही होते हैं। मैंने कठिन शब्द नहीं लिए, गाइडों में आप जाएंगे उसमें उद्देश्य लिखा है, उसमें विधेय लिखा है, नहीं, एग्जाम टाइम पे हमें वो शब्द लेके चलने हैं जो एक बार में याद हो जाए। इसलिए बहुत जितनी सरल परिभाषा हो सकती थी उतनी सरल परिभाषा आपके लिए ली गई है कि एक ही भाव को प्रकट करने वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। खत्म, पूरा सरल वाक्य यहीं खत्म। इसमें एक क्रिया होगी और एक ही कर्ता होता है। मैंने अभी बताया कि एक ही क्रिया होगी, एक ही कर्ता होता है, इसे उद्देश्य और विधेय कहते हैं। नहीं याद रखना आपको, कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे राम घर जाता है, क्रिया एक ही है, जाना क्या है, क्रिया, जाना क्या है, क्रिया, और राम क्या है, इसमें राम है कर्ता, राम क्या है, कर्ता। तो एक ही कर्ता हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है, उसमें कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य। मीरा रोती है, मीरा है क्रिया और वो रोना है क्रिया और मीरा क्या है, कर्ता। एक ही कर्ता, एक ही क्या, क्रिया, तो उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य वाक्य। फिर से समझ लीजिए, एक कर्ता एक क्रिया, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य, सरल वाक्य। समझ गए। अगले पर आते हैं मिश्रित वाक्य। अब चूंकि इसका नाम ही मिश्रित है, मिश्रित मतलब मिक्सर करना, मिलाना। अब इसमें कुछ ना कुछ तो मिला हुआ होगा। क्या मिला है कि वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक तो मुख्य उपवाक्य होगा और एक या अधिक, एक से अधिक कैसे होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। आश्रित मतलब डिपेंड करना। यहां पर इतना समझ लो कि आगे वाले वाक्य से पीछे वाला वाक्य डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम अगर अच्छे से नहीं पढ़ा, राम अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो परीक्षा में असफल हो जाएगा। अब मैं कहूं कि तो परीक्षा में असफल हो जाएगा, अब आप कहोगे मतलब कुछ तो अर्थ निकलेगा। मैं कहूंगा राम अगर अच्छे से नहीं पढ़ा। इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, खासकर पीछे वाला जो वाक्य होता है वो आगे वाले वाक्य पर डिपेंड करता है, यानी निर्भर रहता है। दूसरा, यही वो अरविहान कोचिंग है। मैंने इतना कहा, यही वो अरविहान कोचिंग है। आप कहेंगे कि ये कौन सा मतलब, कौन सी कोचिंग है सर बताओ तो मैं कहूंगा जिससे मैंने 12th में पढ़कर टॉप किया है। ठीक है, तो पिछले वाला वाक्य है वो आगे वाले पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, कि जिससे मैंने 12th में पढ़कर टॉप किया है, किससे, यही वो अरविहान कोचिंग है। तो उसमें क्या होता है कि एक मुख्य उपवाक्य या एक या अधिक कैसे आश्रित उपवाक्य होते हैं। मतलब दूसरा वाला वाक्य पहले वाले पर डिपेंड करेगा। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। तीसरा है संयुक्त, जिन वाक्यों में साधारण अथवा मिश्रित, मतलब या तो एक साधारण होगा या दूसरा मिश्रित वाक्यों का क्या होगा, मेल होगा। किसके साथ, संयोजन के साथ। संयोजन मतलब और, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु। संयोजन वो होते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, ये भी सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य। दो सरल वाक्य मिलके कौन सा वाक्य बना, संयुक्त वाक्य बना। और क्या हो गया इसमें, और हो गया संयोजन। और क्या हो गया, और हो गया इसमें संयोजन। जैसे चलो खेलने चलें, चलो खेलने चलें, अभी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अभी क्या हो जाएगा,
वही संयोजन। तो इसमें क्या होता है संयुक्त वाक्य में कि साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का किसी संयोजन से मेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। आ जाइए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। अर्थ आ मतलब दोनों में आ रहा है तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, 8 प्रकार के। जैसे विधिवाचक वाक्य यानी कि सरल वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। साधारणतः जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है, केवल उल्लेख किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ने में अच्छा है, बस सरल वाक्य। जैसे हमने सरल वाक्य पढ़े थे अभी रचना के आधार पर, वही सरल वाक्य एग्जाम्पल सब विधिवाचक वाक्य में आ जाएंगे। इसमें भी सब वाक्य कैसे सरल होते हैं, इसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा निषेधवाचक मतलब नहीं। निषेध का मतलब क्या होता है, नहीं। जैसे निगेटिव पढ़ा है आपने इंग्लिश में, वही है नहीं वाले वाक्य। जैसे जिन वाक्यों में निषेध, ना या निषेध का भाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। जैसे राम आज पढ़ने नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अब तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य, जो आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न। जैसे जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम अरविहान में पढ़ते हो, आपसे प्रश्न किया जा रहा है, पूछ रहा है क्या तुम अरविहान में पढ़ते हो। अब जो भी आप उसका उत्तर दें, हाँ पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक। चौथा है संदेहवाचक वाक्य, किसी में डाउट हो, आप में संदेह या संभावना प्रकट करना हो, उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य। शायद कल राम भिंड मुरैना जाएगा, पता नहीं है, शायद कल राम भिंड मुरैना जाएगा, तो ये क्या हो गया, संदेहवाचक वाक्य हो गया। अगला है आज्ञावाचक, किसी को आज्ञा देना। जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव हो उन्हें हम क्या कहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा, कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, उन्हें हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। गौरव तुम विद्यालय जाओ, अब मैं ये नहीं कह रहा गौरव तुम विद्यालय, क्या गौरव तुम्हें विद्यालय जाना है या गौरव विद्यालय जाता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आज्ञा दे रहा हूं, गौरव तुम विद्यालय जाओ, तो ये क्या है, आज्ञा है। तो इन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य, मतलब जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, दर्द, भय, क्रोध, घृणा आदि प्रकट होती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ज्यादातर विस्मयादि बोधक वाक्यों में, याद रखिएगा, ज्यादातर नहीं सब में, लगभग 99% वाक्यों में आपको ये चिन्ह मिल ही जाएगा। अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए कौन सा वाक्य है और ये वाला चिन्ह लगा है, तो उससे क्या बोलेंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। वाह तुम परीक्षा में पास हो गए, हमें तो पता ही नहीं था तुम पढ़ते हो, और वो चुप चुप के अरविहान से कोचिंग पढ़ा करता था, है ना, तो पास तो होना ही था उसको कि वाह तुम परीक्षा में पास हो गए। अब यह है इच्छावाचक वाक्य, इसमें आपकी इच्छा, मतलब इच्छा, आशीष या निवेदन, किसी को आशीर्वाद देना भी इच्छावाचक वाक्य में, भाई हम आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी इच्छा पर ही तो डिपेंड कर रहा है ना वो, तो क्या होंगे, इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे भगवान करे तुम्हारी नौकरी जल्दी लग जाए, आशीर्वाद ही तो है, लेकिन किससे दे रहे हैं, अपनी इच्छा से, अपने मन से, तो इनको क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। अंतिम है हमारा 8वां, संकेतवाचक वाक्य, मतलब जिसमें किसी वाक्य के ऊपर संकेत किया जाए। आपने रचना के आधार पर तीसरा पढ़ा था मिश्रित वाक्य, सेम मिश्रित वाक्य के सभी एग्जाम्पल संकेत वाक्य में लिख सकते हैं। इसमें भी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक। जैसे जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर करना का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर तुम अरविहान से पढ़ते तो जरूर अच्छे नंबर लेके आते, इसमें क्या हो रहा है, संकेत है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट वाक्य परिवर्तन, एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं लगभग हर साल। वाक्य परिवर्तन का 1-2 नंबर का प्रश्न आता ही आता है, तो वाक्य परिवर्तन करना आपको सीखना है। क्या है वाक्य परिवर्तन, किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में अर्थ और भाव का परिवर्तन किए बिना। परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि मैंने कहा राम बाजार जाता है, इसका वाक्य परिवर्तन कीजिए, तो आपने कहा राम बाजार नहीं जाता है, या क्यों राम बाजार, जब मैं बताऊंगा आपको कि नेगेटिव करना है यानी नकारात्मक करना है, प्रश्नवाचक करना है, संकेत में करना है, कैसा परिवर्तन करना है, तब आप करेंगे, बशर्ते उसका भाव नहीं बदलना चाहिए और अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए, ये दोनों बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए और पूरा का पूरा वाक्य परिवर्तित हो जाए, ठीक। तो पहले हम सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य का परिवर्तन देखेंगे जल्दी फटाफट।
पहला है अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये सरल वाक्य है क्योंकि एक ही करता है और एक ही क्रिया है। अब मिश्रित वाक्य बताना यानी कि डिपेंड करना है एक वाक्य का दूसरे वाक्य, तो मैं लिखूंगा कि जो विद्यार्थी अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, अपने तरफ से कुछ शब्द जोड़ सकते हैं, लेकिन उन जोड़ने वाले शब्दों से अर्थ नहीं बदलना चाहिए, वाक्य का भाव नहीं बदलना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा है मेरे मित्र रात को सिनेमा देखने गए, ठीक, सरल वाक्य है। तो अब क्या होगा मिश्रित कि जब रात हो गई तब मेरे मित्र सिनेमा देखने गए। ऐसे ही एक वाक्य दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना है, बाकी के आप सब देख लीजिएगा। फिर है सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, एक बता देता हूं मैं, गरीब होने पर भी वह ईमानदार है, ये सरल वाक्य होगी, एक ही क्रिया है, एक ही करता है, लेकिन संयुक्त कैसा होगा, वह गरीब है किंतु वह ईमानदार है, तो किंतु से जोड़ा तो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य। इसमें ये एग्जाम में आए हुए हैं, आपके 2024 में पूछा गया है, ये 2025 में, तो इसको देख लेना। आगे आते हैं मिश्रित वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन, उसने कहा कि मैं उत्तीर्ण हो गया हूं। अब सरल वाक्य क्या होगा, उसने अपने को उत्तीर्ण बताया, ये हो जाएगा क्या, सरल वाक्य। तो ऐसे ही आपको देखने हैं, अभी संयुक्त से मिश्रित दिया हुआ है और मिश्रित से संयुक्त, ये घर जाकर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अभी टाइम की सीमा है, टाइम की कुछ लिमिट है, इसलिए मैं पूरे नहीं पढ़ा सकता। तो आ जाते हैं फटाफट, इनको भी एक बात देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे राम घर पर है, इसका नकारात्मक बनाना है तो क्या बनेगा, नेगेटिव, नहीं लगा दो, राम घर पर नहीं है। राम घर पर है, इसका संदेहवाचक बनाना है। अब संदेह के लिए शायद राम घर पर है, भाई डाउट होगा तो शायद राम घर पर है, ये क्या हो गया, संदेहवाचक। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, ये क्या है, इसको निगेटिव बनाना है। तो आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, इसका निगेटिव बनाओगे कि आदमी का हवा में उड़ना कठिन नहीं है, ये तो पूरा वाक्य बदल गया। वाक्य का भाव नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो क्या होगा, नहीं भी लग गया और सरल भी, मतलब सरल नहीं है तो कैसा होगा, कठिन होगा। ऐसे ही ये वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं वाक्य शुद्धिकरण पर। वाक्य रचना में क्रिया, वचन, लिंग, काल, वर्तनी, क्रम आदि का ध्यान रखना ही वाक्य शुद्धिकरण होता है। परिभाषा नहीं पूछी जाती तो आपको याद नहीं करनी है, केवल समझना है कि होता क्या है वाक्य शुद्धिकरण, कि वाक्य रचना में क्रिया, वचन, लिंग, काल, वर्तनी, क्रम आदि का ध्यान रखना ही क्या कहलाता है, वाक्य शुद्धिकरण। जैसे महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, तो महिला के लिए विद्वान शब्द नहीं लिखा जाता, विद्वान पुरुष के लिए लिखा जाता है। विद्वान महिला के लिए क्या लिखा जाएगा, महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी, तो ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक। ललता एक फूलों की माला बाजार से ले आई, का एक फूल की भी कोई माला होती है, नहीं, तो क्या होगा, ललता फूलों की एक माला, फूल तो बहुत सारे होंगे लेकिन माला कैसी होगी, एक होगी, फूलों की एक माला बाजार से लाई। जंगल में शेर चिंगारते हैं, शेर का भी कहीं चिंगारना सुना है, शेर हमेशा दहाड़ता है, ठीक। राम ने अयोध्या आ जाना, तो राम अयोध्या आ जाना, आपको पढ़ने में भी समझ में आ जाएगा कि ये वाक्य सही है या गलत। एग्जाम में आए हुए हैं, आपको देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए आ जाते हैं अब मुहावरे पर, कि मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। क्या अर्थ होता है, बातचीत करना। परिभाषा पे आ जाते हैं, अथवा अभ्यास, ठीक। अब परिभाषा क्या है, जो वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य के जो अंश हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्यांश। के जो वाक्यांश साधारण अर्थ से कुछ परे कुछ विशिष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मुहावरा कहा जाता है। मतलब साधारण से कुछ अलग अर्थ बताएंगे, ऐसे को हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अब भाई तुम सोचोगे कि ऊंट के मुंह में जीरा, हाँ भाई जीरा ऊंट भी तो खाता था, लेकिन ऊंट कितना बड़ा है, कितना विशाल है, उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा क्या उसके पेट को भर देगा, नहीं। वही मुहावरा कह रहा है कि आवश्यकता से अल्प मात्रा, मतलब कोई व्यक्ति खाता बहुत है, उसे तुमने दे कम दिया, ठीक। जैसे पहलवान के लिए 4 रोटी ऐसी हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, समझ रहे हैं ना, ऐसी है कैसी, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऐसे क्या वाक्यांश कहलाएंगे, मुहावरा कहलाएंगे। कुछ प्रमुख मुहावरे मैंने आपको लिख दिए हैं जो आपके लिए पर्याप्त हैं, कहीं भी ज्यादा भटकना नहीं है।
अभी तक तीन, मैं फिर बता देता हूं, अभी तक 22 से लेकर के 25 तक कोई भी मुहावरा आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो बस एक पूछा गया है 25 में, वो मैं बता दूंगा। तो मुहावरे पढ़ने हैं, ज्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना, लेकिन परिभाषा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये मुहावरे हैं, आपको पढ़ना है, काफी अच्छे और ज्यादा दे रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इतने सब मुहावरे को आप पढ़ लेना। अब हम आते हैं सीधा लोकोक्ति पर। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। उक्ति यानी कि कथन। उक्ति का अर्थ क्या होता है? उक्ति का अर्थ होता है कथन। मतलब जो हमारे गांव में जो कथन दिए जाते हैं ना, जो कहे जाते हैं, हमारी दादी अम्मा नानी जो सब कहती थी, और जो एक ऐसे कोई कथन कह देती थी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सुना होगा ना कि अब क्या होता भैया पछताए, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये सब क्या है? मुहावरे लोकोक्तियां ही तो है। तो मुहावरे लोकोक्ति वो होती हैं जो हमारे लोक में प्रचलित, लोक मतलब हमारे ग्रामीण भाषा में, हमारे गांव में, हमारे छोटे शहरों में जो प्रचलित होंगी, और छोटे शहरों में ही इनका कोई वर्णन किया जाता है। ऐसे को क्या कहते हैं? लोकोक्ति। जो कथन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। मतलब आपकी दादी कहती थी, आपकी दादी से आपकी मम्मी ने सुन लिया, आपकी मम्मी से आपकी वाइफ सुनेंगी, आपकी वाइफ से आपके बच्चे की वाइफ सुनेंगी, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। उसे हम क्या कहेंगे? लोकोक्ति कहेंगे। लोक भाषा में किसी अनुभव से मिले सत्य को संकेत बताए उसे लोकोक्ति कहते हैं। तो आपको परिभाषा इतनी याद रखनी है। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रसिद्ध उक्ति, और यहां पर के पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो तो उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति। यहां तक याद कर लीजिए, परिभाषा पर्याप्त है। अब कुछ लोकोक्ति देखते हैं। लोकोक्ति को कहा क्या जाता है? एक तो याद रखना कहावत। अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि लोकोक्ति क्या होती है? कहावत होती है। कि मेरे गांव में मेरी दादी एक कहावत कहती थी, मेरे बाबा एक कहावत कहते थे, वही लोकोक्ति है। लोक में प्रचलित उक्ति। जैसे अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से किया गया काम सबसे अच्छा होता है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना हमें, जो अपने हाथ से काम किया वही सबसे अच्छा होता है। इसमें कोई वाक्य में प्रयोग कर दो कि माँ ने कहा है इससे अच्छे आपको कपड़े मैं नहीं धो सकती। क्या? मैं नहीं धो सकती, धो नहीं है, धो है ना। मैं नहीं धो सकती, बेहतर है आप स्वयं साफ करें। सुना है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। एक तो मम्मी तुम्हारे कपड़े धो रही हैं, ऊपर से तुम कह रहे मम्मी अच्छे नहीं धोए, उसमें दाग लगे हुए, मम्मी कपड़े सूखे नहीं। तो मम्मी ने आकर गुस्सा में कही दिया कि इससे अच्छे नहीं धो सकते, अब मैं भी बूढ़ी होती जा रही हूं, अब अपने कपड़े स्वयं धो लो। तो क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ। भैया अपने हाथ से ही काम करो। ये कुछ मुहावरे लोकोक्तियां दी हुई हैं, इनको भैया पढ़ लेना, इंपोर्टेंट है। ठीक, अब आ जाते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। तो मुहावरे लोकोक्ति में क्या अंतर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला, मुहावरा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकता। मतलब मुहावरा किसी लाइन के साथ प्रयुक्त होगा, किसी ना किसी वाक्य के साथ प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होता। लेकिन लोकोक्ति क्या होती है? स्वतंत्र होती है, इसमें किसी भी वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुहावरा चूंकि स्वतंत्र नहीं हो सकता तो आकार में छोटा ही होगा, जो स्वतंत्र नहीं हो सकता, और लोकोक्ति चूंकि स्वतंत्र प्रयोग होती है तो आकार में कैसी होगी? बड़ी होगी। अब तो उदाहरण लिख दीजिए, माता ठनकने एक मुहावरा होता है, और लोकोक्ति क्या लिख दीजिए? गिलोय और नीम चढ़ी। एक तो गिलोय, एक नीम चढ़ी, दूसरे एक और, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, दोनों एक जैसे ही है, किसी को भी लिख दीजिए। ठीक, तो ये मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बताया गया है। अब आ जाते हैं अंतिम पड़ाव पर, यानी कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा वगैरह क्या होती हैं। अब राजभाषा क्या होगी? सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। राज मतलब देश, किसी देश के जो सरकारी काम होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, हमारा अदालत का सेक्टर हुआ, कानून वाला सेक्टर, जो भी गवर्नमेंट के कानून के अंतर्गत आते हैं, उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें राजभाषा हम कहते हैं। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और दूसरी राजभाषा क्या है? इंग्लिश भी है। तो पहले भारत में राजभाषा क्या है? हिंदी को माना जाता है। राजभाषा की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? यह शासन के कार्य की व्यवहार की भाषा होती है, क्योंकि सरकारी कामकाज होता है तो शासन के कार्य व्यवहार की तो भाषा होगी ही। दूसरा, यह उस राज्य की शिक्षा का माध्यम होती है कि जिस देश का कानून किसी राजभाषा के अंतर्गत ही आता है, तो सिंपल सी बात है कि भाई मैं शिक्षा का मतलब पढ़ाई का काम भी उसी भाषा के अंतर्गत होगा। तीसरा, यह अखबार, रेडियो और टीवी की भाषा होती है, वहां भी आएगी। चौथा, यह संविधान द्वारा शासन और जनता के द्वारा स्वीकृत होगी। भाई संविधान में भी इसकी बात की जाएगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल
343 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। संविधान ने स्वीकार किया। शासन मतलब गवर्नमेंट तो स्वीकार करती ही है। और तीसरा जनता यानी कि हम और आप लोग जिसको बोलते हैं वो क्या है, हिंदी। तो भारत की राजभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं राष्ट्रभाषा पर। वह भाषा जो किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली, समझी और इस्तेमाल की जाती। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र मतलब समस्त देश की भाषा। पूरा देश जिस भाषा को समझता है, बोलता है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा की पहचान क्या होगी, संस्कृति। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की पहचान और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है। सामान्यतः हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। पिछली बार आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया कि भारत की राष्ट्रभाषा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, हिंदी। ठीक, इसे संपर्क भाषा भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रभाषा का दूसरा नाम क्या था। लिख लो, संपर्क भाषा। संपर्क मतलब एक दूसरे से कनेक्शन, बातचीत किससे करते हो, हिंदी में करते हो, क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हो। तो जब बात हिंदी में कर रहे हो तो संपर्क की भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी, यानी कि राष्ट्रभाषा ही हो जाएगी। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक मतलब बहुत से लोग बोलते हैं। अब जिस देश में ज्यादातर लोग जिस भाषा को बोलेंगे वही तो राष्ट्रभाषा होगी। अभी भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। राष्ट्रभाषा सीखने में सरल तथा लिपि वैज्ञानिक होती है। अब भाई जो भाषा सीखने में सरल होगी वही सब लोग बोलेंगे, तो हिंदी सीखने में सरल है, उसकी लिपि कैसी है, वैज्ञानिक है। यह देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है। तो मतलब शिक्षा की और समाचार पत्र की भी भाषा क्या ही होगी, हिंदी होती है। जल्दी से राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर देख लेते हैं। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा। अभी हम पढ़ के आए, राष्ट्रभाषा राष्ट्र की पहचान व जनभावनाओं की भाषा होती है, पूरे देश में बोली जाती है। इसका प्रयोग प्रशासन मतलब सरकारी कामकाज की होगी तो प्रशासन, गवर्नमेंट, न्यायालय, कोर्ट वगैरह या कानून आदि में होता है। इसका प्रयोग सांस्कृतिक यानी कि संस्कृति, हमारी कल्चर, सामाजिक, सोशल व भावनात्मक, हमारी फीलिंग्स मतलब हमारे विचार किससे बताएंगे, राष्ट्रभाषा से, अपनी हिंदी से। ठीक, इसका उद्देश्य शासन का संचालन होता है, मतलब गवर्नमेंट जिस भाषा में अपना कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता व पहचान है, पूरे देश को एक करके जोड़ करके रखती है। क्यों, क्योंकि आप भी हिंदी बोल रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, हम भी हिंदी बोल रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, तो दो राज्यों को जोड़ के रखाना वही क्या है, राष्ट्रभाषा होती है। जल्दी से भाव पल्लवन की बात कर लेते हैं। पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना या बड़ा करना। मतलब कोई भी आपको एक शब्द वो वाक्य दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसका भाव पल्लवन कीजिए, मतलब अच्छे से विस्तार करके बड़ा करके उसका जवाब दीजिए। अर्थात दिए गए विचारों या तत्वों को उदाहरण सहित विस्तार से व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, भाव पल्लवन कहलाता। बढ़िया तरीके से उसको समझाना है, उसकी व्याख्या करना है उदाहरणों के साथ, उसे हम क्या कहेंगे, भाव पल्लवन कहते हैं। पल्लवन करते हुए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन कौन से, किसी भी चीज को तुम बड़ा करके लिखोगे, उदाहरण के साथ लिखोगे, तो सिंपल सी बात है, कौन कौन सी चीजें आपको पालन करनी है। जैसे कि दिए गए कथन को ध्यान से पढ़ें तथा उसके अंतर्गत समाहित भाव को समझें। अब भाई जो बात आपसे कहेगी आप ध्यान से तो पढ़ें, क्योंकि आपको पल्लवन करना है और क्या भाव है उसको समाहित करना है। उस विचार को सरल, सुबोध तथा सरस भाषा शैली में 5-6 पंक्तियों में व्यक्त कर देना चाहिए। सरल होगी, सुबोध दिखने में अच्छी होगी और सरस भाषा शैली में होगी, तभी लोग उससे पढ़ेंगे। और कैसी, ज्यादा से ज्यादा पल्लवन 5 से 6 पंक्तियों में मतलब बड़ा करके लिखना है। समझाने या स्पष्टीकरण के लिए समुचित उद्धरण भी दे सकते हैं, कुछ उद्धरण का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। तो अब आ जाते हैं दूसरे पर, भाव विस्तार यानी कि भाव पल्लवन क्या होता है। देखिए, भाव पल्लवन को भाव विस्तार भी कहते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। विस्तार मतलब बड़ा करके लिखना। तो अब भाव विस्तार करना है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, 2023 में आया है। अब इसको आपको विस्तार मतलब पल्लवन करके लिखना है। लिख दीजिए कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी मतलब हमारी माता और जन्मभूमि मतलब जिस देश में हमारा जन्म हुआ है वह जन्म की भूमि, चाहे हमें स्वर्ग ही क्यों ना मिल जाए उससे भी अच्छा है। अब अपने विचार से ये लिख दीजिए कि आप क्यों श्रेष्ठ है, किस तरीके से श्रेष्ठ है, कुछ एग्जाम्पल देने हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि पूरा हम आपको पढ़ के बताएं। तो ये कुछ आपके एग्जाम में दिए गए हैं, 23 में पूछा गया है, 24 में और 25 में, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लिए आपको अपने खुद के दिमाग का प्रयोग करना है, खुद की थिंकिंग डेवलप करना है कि आपको एक शब्द मिलेगा कि आप बना करके उसे लिख सकें। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सार संक्षेपण। पल्लवन का अर्थ क्या होता था, बड़ा करके लिखना। संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करके लिखना। याद रखिए,
दोनों उल्टे हैं। पल्लवन मतलब बड़ा, संक्षेपण मतलब छोटा करके लिखना। अब क्या है, संक्षेपण का अर्थ होता है सार, अर्थात किसी विस्तृत कहानी या तत्वों को संक्षेप यानी छोटा करके लिखना ही क्या कहलाता है, सार संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण की विशेषताएं, अब छोटा तो लिख रहे हो लेकिन पूरा पूरा है कि नहीं है, संक्षेपण स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं छोटा करके लिख दिया तो ऐसा ही उल्टा सीधा लिख दिया, नहीं, उसका भी अर्थ वही निकलना चाहिए जो पहले अर्थ था उसका। दूसरा, संक्षेपण में संक्षिप्तता यानी कि छोटा होना चाहिए, यानी मूल कथन का लगभग कितना, 1/3। अगर 30 लाइनों में दिया गया है तो संक्षेपण आप 10 लाइनों में कर सकते हैं, 1/3 में। ठीक है, इसमें लिखे गए विचार तथा भाव कैसे, स्पष्ट और भाषा शुद्ध होनी चाहिए। भाव स्पष्ट होने चाहिए और भाषा कैसी, शुद्ध। अरे बेसिक सी बात है, आप किसी को अगर पत्र भी लिखते हैं, किसी को कोई चीज भी लिखते हैं तो सही भाषा में ही तो लिखेंगे। तो संक्षेपण में भी वही है कि भाषा शुद्ध होनी चाहिए। संक्षेपण की भाषा कैसी, सरल होनी चाहिए। आप बेसिक सी बात है, किसी को पत्र लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं तो बहुत भारी भरकर शब्दों में लिखते हैं, क्या बहुत कठिन शब्दों में लिखते हैं, नहीं, बहुत सरल शब्दों में लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि दूसरा समझ में आ जाए। वही सब चीजें तो यहाँ लिखी हुई हैं। आप जितने भी एग्जाम्पल उनको अपने दैनिक दिनचर्या में डालिए, अपने जीवन में डालिए, कि आप भी ऐसा करते हैं, वही आपको चीजें याद हो जाएंगी, आप एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। कुछ मूल संक्षेपण ऐसा होता है, इतना बड़ा दिया होता है, उसको आपको छोटा करके ऐसा लिखना पड़ता है, बस 3 लाइनों में। इसमें कितनी लाइनें दी हुई हैं, इसको हमने संक्षेप यानी छोटा करके 3 लाइनों में लिख दिया। इसे हम क्या कहते हैं, सार संक्षेपण कहते हैं। आगे आ जाते हैं विज्ञापन लेखन पर। भैया इसमें विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा हो या विचार का प्रचार प्रसार करना। क्या करते हैं, प्रचार प्रसार। विज्ञापन तो देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार करना। कैसी शैली में, आकर्षक और प्रभावशाली ढंग में किया जाता है। भाई हम किसी भी चीज का प्रचार कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि वो आकर्षक है, प्रभावशाली है कि नहीं है। ऐसे ही हम प्रचार करेंगे। जब आकर्षक और प्रभावशाली नहीं होगा तो कौन आएगा, इसलिए क्या होता है, आकर्षक और प्रभावशाली ढंग में किया जाता है। विज्ञापन में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, आकर्षक लेकर शैली में होना चाहिए। दूसरा, प्रस्तुति में नयापन, ऐसा नहीं पुराने जो पुराने लोग मतलब पुरानी बातें लिखी चली जा रही थी वहीं आपने लिख दी, नहीं, आपको तेल बेचना है, आपको घी बेचना है, आपको कुछ भी बेचना है तो ऐसे बेचो कि एक नई चीज लगे, नयापन लगे, तो लोग उसे लेंगे। पढ़ने में लोगों को आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए, तभी वो लोग क्या करेंगे, उसको लेंगे। तो नयापन होना चाहिए, वर्तमान से जुड़ाव होना चाहिए, बहुत ज्यादा पीछे की ना हो, और दूसरों से भिन्न होना चाहिए। ऐसे नहीं दूसरों की कॉपी किया और लिख दिया तो लोग कहेंगे देखो ये भी वो बेच रहे हैं, ये भी यही बेच रहे हैं। तो दूसरों से अलग होगा तभी तो लोग आपकी चीजों को लेंगे ना। तो बस वही, कम से कम शब्दों में पूरी जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8-10 पेज में विज्ञापन ही लिखा और पूरे में छाप दिया। एक छोटी सी होर्डिंग आप देखते भी होंगे शहरों में, मार्केट में, गांव में कोई चीज का विज्ञापन ऐड होता है तो छोटे से दीवारों पर दिया हुआ होता है कहीं भी, तो बहुत कम चीजों में सब कुछ बता दिया जाता है। ठीक, ये होता है। प्रभावी बनाने के लिए हम चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोई चीज है अगर मान के चलो शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा रहा तो चित्रों के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है ना। विज्ञापन वस्तु के प्रमुख गुणों का उल्लेख होना चाहिए, क्या बेच क्या रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए। कि आपने चित्र ही बना दी, लिख दिया, ये बताया नहीं आप क्या बेच रहे हैं, तो मतलब प्रमुख गुणों का उल्लेख होना चाहिए। जैसे मैंने नशा मुक्ति का एक विज्ञापन आपके सामने दे रखा है, इसमें देखिए शराब को मना किया गया है, इसमें दारू मतलब जो कुछ सिगरेट वगैरह जो भी नशे की चीज सबको मना किया गया है। और ऐसे तरीके से जीवन नशा मुक्ति केंद्र गांधीनगर ग्वालियर, मतलब ये एक ऐसा स्थान बताया गया है जहां से आपको नशे से मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसे करके हम एक एग्जाम्पल अपने पेपर में बना सकते हैं। अब चूंकि आप कलर वगैरह तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बेसिक सी बात थोड़ा बहुत आपको स्केचिंग वगैरह आनी चाहिए जिससे आप वो चीज छाप दें। अगर नहीं भी होता है तो निश्चिंत रहिए, इसके अथवा में दूसरा प्रश्न आता है संवाद लेखन का, वो बड़ा सरल है। अभी मैं आपको बताता हूं क्या होता है। तो वही संवाद लेखन पर आते हैं कि संवाद क्या होता है। समधनवाद मतलब दो व्यक्तियों की आपस में चर्चा, आपस में बातचीत, आपस का विचार विमर्श, यही क्या कहलाता है, यही संवाद कहलाता है। दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत को कहा जाता है और उसे लिपिबद्ध करना। अब हमने और आपने जैसे बातचीत की, मान के चलो आप हमारे सामने खड़े, हम दोनों बातचीत करें, तीसरा व्यक्ति उन्हीं बातचीत को लिख रहा है, जो जो हमने बातचीत की, बस उसी बातचीत को लिपिबद्ध करना यानी कि लिखना ही तो संवाद कहलाता है। परिभाषा, दो व्यक्तियों की आपस में बातचीत करने के साथ उसको लिपिबद्ध करना यानी कि लिखना। लिपिबद्ध कठिन लग रहा है, उसकी जगह लिख लो लिखना। ठीक, लिपिबद्ध की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं आप लिखना। अगर लिपिबद्ध अच्छा लग रहा है लिख दीजिए, नहीं लिपिबद्ध की जगह लिखना।
ठीक है, संवाद कहलाता है। संवाद लेकिन में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी, बिल्कुल बेसिक सी, कौन सी, संवाद दिए गए विषय से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो आपका टॉपिक है उसी पर तो बात करेंगे आप, ऐसा नहीं कि कुछ और कह रहे हैं और कुछ और लिख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, संवाद छोटे और रोचक हो, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हम और आप बात कर रहे हैं 4-5 घंटे तक लगे, ये सामने वाला लिख लिख के हैरान हो गया, परेशान हो गया कि भाई आप कैसा संवाद, आप कैसी बातचीत। छोटा होना चाहिए और उसमें पूरी बातचीत हो जाए अच्छे से, वो क्या होता है, संवाद होता है। संवाद में प्रवाह हो और उनका आपस में संबंध होना चाहिए। प्रवाह मतलब लय, अरे राम तुम कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ, रमेश तुम कैसे हो, बढ़िया चल रहा है, और सब बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, अरे 1 नंबर चल रही है पढ़ाई यार, क्या मजा आ गया पढ़ने में हमें अरविहान से। ये क्या है, यही तो संवाद, इसमें क्या है, लय होनी चाहिए, ठीक है, प्रवाह होना चाहिए, आपस में उसका संबंध। संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए और बोलचाल की होनी चाहिए। भाई सामने वाला कर रहा अंग्रेजी में बात, और बताओ कैसे, दूसरा वाला फारसी में बात कर रहा है, भाषा ही अलग अलग है तो काय का संवाद, दोनों एक भाषा बोलने वाले होने चाहिए और सरल भाषा में बातचीत होनी चाहिए। वार्तालाप के अंत में एक परिणाम भी निकलना चाहिए। हमारी और आपकी बातचीत हो गई, कोई रिजल्ट निकला ही नहीं उस बातचीत का, तो वो संवाद नहीं कहलाएगा, उसमें कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य निकलना चाहिए। 2 मित्रों के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद है, बहुत अच्छा है, देखो पढ़ते हैं। सुनील, नमस्कार मित्र, कैसे हो। अजय, अरे सुनील और बताओ कैसे हो तुम। सुनील, मैं अच्छा हूं। अजय, और बताओ तुम्हारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। तो क्या कहता है सुनील, पढ़ाई तो भाई बहुत ही अच्छी चल रही है। अजय, अच्छा ऐसा क्या पढ़ रहे हो भाई, हमें भी बताओ, मेरा तो रिवीजन भी नहीं हो पा रहा। अब क्या कहता है सुनील, सुनील कहता है हाँ भाई, हाल ही में मैंने अरविहान का संभव 2.0 बैच लिया है, सभी शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो भी लाइव आकर के। क्या कह रहा है, वो भी लाइव आकर के। अजय, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं भी यही लूंगा। सुनील, हाँ भाई ले लो, केवल 40 दिनों में, कितने दिनों में, केवल 40 दिनों में पूरा कोर्स करवा रहे हैं। अजय, बिल्कुल, मैं अभी जाकर यह कोर्स खरीदूंगा। सुनील, अच्छा अब मैं चलता हूं, मेरा लेक्चर देखने का टाइम हो गया है। तो अजय कहता ठीक है भाई, धन्यवाद। क्या हो गया, संवाद, इसमें कुछ परिणाम निकला कि नहीं बातचीत का, तो बस वही किसके अंतर्गत आता है, संवाद के अंतर्गत आता है। फटाफट देख लेते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी के किसके, पैराग्राफ से बना हुआ है। पैराग्राफ तो आपने सुना होगा, शब्द का हिंदी पर्याय, किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करना है। मतलब कोई विषय हम आपको दे दें कि पर्यावरण के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, तो आप 4-5 लाइनों में अपने विचार जो देंगे ना, अपनी बातचीत रखेंगे कि पर्यावरण हमारे और सबके लिए आवश्यक है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, है ना, जो फैक्ट्रियां हैं उनको बंद कर देनी चाहिए, जिनके धुएं से पर्यावरण समाप्त हो रहा है। ये सब चीजें क्या, ये विचार जो प्रकट कर रहे हैं आप, वही तो अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद कहे जाए, अनुच्छेद के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आ जाते हैं भाई, सबके लिए सेम ही बातें हैं, चाहे तो संवाद हो, चाहे जितनी भी पीछे, हमने सबके लिए एक जैसी बातें लगभग लिखी गई है। क्या, अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट और प्रभावमयी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, भाषा सरल होगी तभी तो प्रभाव होगा। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन हो, मतलब बात अगर पर्यावरण की जा रही है तो पर्यावरण की ही की जाए, ऐसा नहीं पर्यावरण के साथ साथ आप विज्ञान के चमत्कार या अंतरिक्ष को ले लें, वो गलत है। एक ही टॉपिक पर बात होगी, एक ही बात को बार बार न दोहराएं कि पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण को खत्म करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर लिख दें कि पर्यावरण को हटाना ही बहुत बुरी बात है, पर्यावरण को किसी को खत्म नहीं करना चाहिए। वही बात बार बार लिखेंगे तो बोरिंग होगी ना, तो एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है और अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। मतलब ज्यादा नहीं कि 4-5 लाइनों में अगर बात कही जा सकती है तो आपने 10 लाइन लेनी, ये नहीं करना है, अनावश्यक विस्तार नहीं करना है और कम लाइनों में ही अपने प्रश्न का जवाब देना है। जैसे छात्र जीवन में अनुशासन, हमने आपको टॉपिक दे दिया तो आपने बहुत कम शब्दों में उसका पूरा अनुच्छेद लिख दिया। इसे क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। 2022 में आपसे पूछा गया है। इनके लिए आपको अपने विचार बहुत अच्छे रखने हैं, कोई कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे अभी कह दूं कि इनमें से आ जाएगा तो मैं वास्तविकता में आपसे सही नहीं कह रहा हूं, आपके साथ धोखा कर रहा हूं, छल कर रहा हूं। मुझे भी नहीं पता कौन सा अनुच्छेद पूछा जाएगा, कौन सा संवाद पूछा जाएगा,
ये सब आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करती हैं, आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। बस उस समय आप परीक्षा का जो प्रेशर है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे उसको कंट्रोल करना है, और उसको कंट्रोल करने के साथ बिल्कुल शांत मन से आपको ये सब चीजें लिखनी है। मैं गारंटी से कहता हूं गलत नहीं होगा। बिल्कुल ही सिंपल बातें होती हैं, सरल बातें होती हैं। आपको एग्जाम में उस समय अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। याद रखना, एग्जाम के लिए एक बहुत अच्छी बात और मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम में अगर आपको शुरुआत के 2-3 प्रश्न नहीं आते तो आप लोग डर जाते हैं कि हाय अब क्या होगा, हमें प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आप पूरा पेपर पढ़िए, और अगर 2-3 नहीं भी आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ पूरा पेपर तो करिए। जो 2-3 आपको नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है वो और भी लोगों को ना आ रहे हो, तो एग्जाम में ऐसा होता है। तो आपको जितने भी प्रश्न आ रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करिए, और हिंदी में फिर कहता हूं एक भी प्रश्न छोड़ के मत आइए। अगर छात्र जीवन में अनुशासन पर अनुच्छेद पूछा है तो उसको पूरा करिए, अपने दिमाग लगा करके विचारों से कैसा अनुशासन होना चाहिए। ठीक, फिर से समझ लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं, ये पूरा अनुच्छेद दिया गया है। तो अब हमारा जो हिंदी का दूसरा टॉपिक था भैया भाषा बोध, वो समाप्त हो चुका है, और मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने भाषा बोध को खत्म कर लिया है। हमने जो आपसे 5 वीडियो का वायदा किया था उसमें दूसरा वीडियो आपका कंप्लीट होता है। पहले में काव्य बोध हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, दूसरे में भाषा बोध उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। मैं फिर कहता हूं आपसे कि ऐसे ही और रोचक वीडियो बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं फिर एक बात और कहूंगा कि थोड़ा सा कमेंट वगैरह भी कर दें जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, लाइक वगैरह करें। ठीक है बच्चों, ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरिविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।